जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसको जिरिंड कहा जाता है। और ये क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो इसके ऊपर रूल्स भी सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले ही अप्लाई होंगे। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि किसी नाउन या प्रोनाउन की स्पेशलिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। पूरा टॉपिक हो गया अपना। एडजेक्टिव बताता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की स्पेशलिटी के बारे में, ठीक है। और फिर मैंने आपको कल कुछ पॉइंट्स बताए थे कि प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन के बाद में अब वो वाली सीन तो नहीं है कि पैसे दे के गोदी से उठेगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो अभी आ रहे, चेयर की व्यवस्था हो रही है। खैर नहीं, अभी क्या 2-3 हफ्ते पहले घर में ब्याह था ना, तो अभी वही माहौल सा बना हुआ है, मेरे को ऐसे लग रहा है अभी। तो वो खैर अभी आ जाएंगे। तो अपने क्या कर रहे थे? इंग्लिश। प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, ये याद है आपको? कल ही बताया था। प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स है जिनके अंदर टू का यूज होता है, इसके बाद भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। इसके एग्जाम्पल भी आपको लिखवा दिए थे। कल हमने ये देख लिया था कि प्रीपोजिशन का यूज कब कब हो रहा है, ठीक है। आज इसका एक रूल और है, वो एक दो रूल हो रहा है, वो और देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इंग्लिश खत्म नहीं होगी। जैसे कुछ वर्ब्स है, मैं आपको वर्ब बता देता हूं। धन्यवाद जी। लो सर, ले जाएंगे पढ़ने। ऐसे कई सारे वर्ब्स हैं। आप ये चीज याद रखना कि ये जो वर्ब्स लिखी है ना, इनके बाद में यूजुअली आपको वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है, यूजुअली, ठीक है। हालांकि कई बार आपको 2+V1 भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 2+V1 जो अगर आपने लगा दिया इसके बाद में वो गलत है, ठीक है। दो टर्म्स आती है इसके बाद में, एडमिट, अवॉइड, डिनाई, डिटेस्ट, रिमेंबर, लाइक, एंजॉय, एक्सक्यूज, स्टार्ट, स्टॉप, कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट आस्क, कैन नॉट हैंडल। ये इस तरह की कई वर्ब्स और हैं, इनके बाद में आपको वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है, ठीक है। जैसे कल मैंने ना एक एग्जांपल लिखवाया था, शायद आपको याद होगा ये। जैसे अगर मैं बात करूं रिमेंबर की, आई रिमेंबर्ड गोइंग अर्ली, और अगर मैं लिखूं आई रिमेंबर्ड टू गो अर्ली, दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये बता सकते हो? वो तब आया था ना जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में आपने टू का यूज किया था, फिर उसके बाद में आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया था, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस सही है, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों सही है। आई रिमेंबर्ड गोइंग अर्ली, इसका मतलब वो कह रहा है कि मुझे जल्दी जाना याद था, ठीक है। और हो सकता है कि इसीलिए वो जल्दी गया हो। मतलब क्या है, इन दोनों वर्ब्स के अंदर फर्क क्या आया कि ये काम जो है ना, एक पॉइंट याद रखना, 2+V1 जो होता है ना, आप इसको अनरियल इवेंट बोल सकते हो और इसको आप रियल इवेंट बोल सकते हो। अब ये क्या टर्म हुई भाई, अनरियल और रियल इवेंट? अनरियल इवेंट का मतलब ये होगा कि जो अभी तक हुआ नहीं है। मेन वर्ब के बाद होने वाला एक्शन क्या होता है? 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। और जो मेन वर्ब के साथ साथ हो रहा हो या मेन वर्ब से पहले हो गया हो, वो आईएनजी फॉर्म में या टू हैव V3 के अंदर आता है वो। ये मैंने आपको पॉइंट बताए हुए हैं, है ना। अब इन दोनों में से कौन सा एक्शन इसके बाद में होगा, आईएनजी वाला या 2+V1 वाला? 2+V1 वाला, है ना। आपने आगे आना, उधर से क्लियर दिख नहीं रहा। अच्छा, ऐसे क्या?
मुझे लगा बोर्ड ऊपर करना है। अब ठीक है, राइटिंग के अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो 2+v1 होता है ना, इसको अनरियल इवेंट बोलते हैं। अनरियल इवेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अभी तक हुआ नहीं है, और जो काम अभी तक नहीं हुआ वो इमेजिनेशन या फिर अनरियल इवेंट के अंदर ही रहता है वो अभी तक। ठीक है, तो आई रिमेम्बर्ड टू गो अर्ली, अब ये अनरियल इवेंट है। इसका मतलब वो कहता है मुझे याद था कि जल्दी जाना है, उसको ये बात याद थी। और यहां पर क्या हुआ, आई रिमेम्बर्ड गोइंग अर्ली, कि वो जल्दी जाके आया है कहीं पर और वो बात उसको याद थी। ये पॉइंट समझ रहे हो क्या फर्क हुआ दोनों में? यहां पर अभी जाने का काम इस सेंटेंस में नहीं हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर जाने का काम हो गया है, क्योंकि वो उसको याद था। जैसे एक और एग्जांपल कल मैंने लिखा था, मैं आपको अब इसमें बता देता हूँ। ये एक एग्जांपल था, शी रिमेम्बर्ड लिख दो या फॉरगॉट लिख दो। शी रिमेम्बर्ड टेकिंग हर मेडिसिन, शी remembered to take her medicine। अब इन दोनों में क्या फर्क आया? कौन से वाले में मेडिसिन लेने का इवेंट हो गया है? फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट वाले में। शी रिमेम्बर्ड टेकिंग हर मेडिसिन, उसको याद था कि दवाई लेनी है और उसने वो दवाई ले ली। शी रिमेम्बर्ड टू टेक हर मेडिसिन, उसको ये बात याद थी कि दवाई लेनी है और अभी तक उसने ली नहीं है दवाई। ठीक है, ये टू हैव V3 क्या? देखो ये वाली जो चीज है ना, ये कई बार आपको ऐसी भी चीज बताएगी कि वो अभी काम जो वर्ब के साथ साथ हो रहा है, ये ऐसे इवेंट को भी बताएगा। लेकिन टू हैव V3 वो सिर्फ उस बात को बताएगा जो ऑलरेडी काम कोई हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है वो। और ING कई बार आपको बताएगा कि अभी वो साथ साथ चल रहा है काम। ये फर्क है इसके अंदर। टू हैव V3, हाँ यहां पर ये कंप्लीटेड एक्शन को बता रहा है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखना, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ऐसे लिखा था, आई लाइक रनिंग। अब ये लाइक के बाद में ING फॉर्म आई है, और ये जो वर्ब की ING फॉर्म है रनिंग, ये आपको क्या बता रहा है? जेरेंड के बारे में। जेरेंड मतलब कि ये ऐसा एक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पर। अच्छा, अब ये एक्शन हो चुका है, ऐसा तो नहीं है? अच्छा, आप लाइक की जगह लाइक कर दो, आई लाइक रनिंग। ये इस मेन ये वाला जो था वो पहले हो गया मेन वर्ब से, है ना, और ये वाला जो ये साथ साथ चल रहा है। तो जेरेंड जो है ना वो दोनों तरह के काम बताएगा। आई लाइक रनिंग जो है ना यहाँ पर, जैसे एक वो मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये स्मोकिंग और स्विमिंग है, ये किस तरह के एक्शन है? जब इवेंट होंगे ये वाले, तब वो हेल्थ के लिए इंजूरियस या फिर अच्छे है। वैसे ही ये वाला जो ING फॉर्म है यहाँ पर, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये इवेंट साथ साथ चल रहा है इसके अंदर। या फिर ये कह दो कि V1 की वजह से ये इसकी हैबिट को बता रहा है। और जो सेंटेंस में जो हैबिट के सेंटेंस होते हैं वो रेगुलर एक्शन होते हैं। कोई व्यक्ति कहते कि मुझे भागना पसंद है, जैसे मान लो मैं कह दूं मुझे भागना पसंद है, मैं 2 बार नौकरी छोड़ के भाग आया हूं। ठीक है, तो ये उसका रूटीन का काम है। ठीक है जी, तो रनिंग जो है ना यहाँ पर, ये पहले हो चुका एक्शन नहीं है, ये साथ में चल रहा है एक्शन है। यहां पर ये पहले हो चुका एक्शन है। जेरेंड ये है भाई आपके लिए, ये इतना सा पॉइंट है इसमें कि जो वर्ब्स मैंने अभी लिखी थी उनके बाद में आप वर्ब के ING फॉर्म का यूज कर सकते हो। ठीक है, वो जेरेंड है। एक बिल्कुल छोटा सा रूल है इसका। बाकी यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई ऐसा पॉइंट जो रिपीट करना हो? नहीं करना, करना ही नहीं रिपीट। कौन सा? अच्छा, आई लाइक रनिंग वाला, ये V1 है ना। देखो वर्ब पे डिपेंड करता है असल में, जो मेन वर्ब है ना उसकी नेचर कैसी है। अब ये लाइक है या लाइक्ड है, ये वाली जो वर्ब होती है ये रूटीन वाली वर्ब है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि आई हेट वर्किंग हार्ड, कि ये अब मेरा रूटीन का काम है कि मुझे मेहनत करना बहुत बुरा लगता है। अब ये आई लाइक रनिंग, ये उसका रूटीन का काम है। लाइक या लाइक्ड आप जो भी लो, वो वर्ब पे डिपेंड कर रहा है। रिमेंबर जो है ना, ये कोई वन टाइम इवेंट होता है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये याद रहता है, वो उस मोमेंट पर बात कर रहा होता है। भूलना या फिर याद करना या पूछना या फिर मना करना, ये वाले जो वर्ड्स, ये जो वर्ब्स होते हैं ना, वन टाइम इवेंट होते हैं, ये हैबिचुअल होते हैं। लाइक डिसलाइक वगैरह जो वर्ड होते हैं। ठीक है, लाइक का एंटोनिम क्या होता है? अनलाइक या डिसलाइक?
दोनों कैसे होते हैं भाई? ऐसे कैसे? कब कब होते हैं? और अगर वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन है, इसका उल्टा है बस। ठीक है, बाकी तो जवाब सही है। अगर लाइक जो है वो प्रीपोजिशन है तो उसका एंटोनिम अनलाइक होगा। अगर लाइक वर्ब है तो उसका एंटोनिम डिसलाइक होगा। जैसे आपने कल एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला ना, एडजेक्टिव के अंदर ये पॉइंट आना था। ये भी काम की बात है कि जो एक अपनी फेवरेट वर्ब है, मेरी तो नहीं है अभी तक तो, जैसे एक वर्ब है ड्रिंक, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक होगी थर्ड फॉर्म या ड्रंकन होगी? एक जैकी चैन की मूवी है, उसका नाम है द ड्रंकन मास्टर। देखिए क्या? पहले स्टार गोल्ड पे आती रहती थी, आजकल स्टार मूवीज पे आती रहती होगी। उसके अंदर वो नकली दाढ़ी मुच्छे सी लगा के एक बाबा घूमता रहता है उसमें। नहीं देखी? चलो इस वर्ड के लिए मत देखना कि ये थर्ड फॉर्म क्यों आ गई, कहीं आप पूरी मूवी देख दो, फिल्म एकदम बकवास है। ये जो आपको मैंने बताया था कि एडजेक्टिव को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, ये तो याद है? चलो ये तो याद है, बताया था। एडजेक्टिव करवाया था, मैं आता होता हूं कभी कभी। इसमें मैंने आपको दो बताए थे कि एक तो एट्रीब्यूटिव फॉर्म में एडजेक्टिव यूज होता है, एक प्रेडिकेटिव फॉर्म में होता है। एट्रीब्यूटिव का मतलब नाउन से जस्ट पहले, जैसे अपने बोलते हैं ना कि रिच पीपल, अमीर लोग फीस भर दी आते नहीं है पढ़ने, तो मान लो वो रिच पीपल हो गए। अपने कहते हैं ही या शी इज रिच, तो वो रिच बाद में आया, वो प्रेडिकेटिव फॉर्म हो गई। तो है ना, ये जो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म जो आती है ड्रंक, और ये होता है ड्रंकन, इनमें यही फर्क है कि ये यूज होता है प्रेडिकेटिव फॉर्म में और ये यूज होता है एट्रीब्यूटिव फॉर्म में। अब आप कहोगे ये क्या बकवास है भाई? प्रेडिकेटिव का मतलब जो बाद में आता है, जब एडजेक्टिव बाद में आता है, और एट्रीब्यूटिव का मतलब जो नाउन से पहले आता है। जैसे अपने बोलते हैं ना, ही इज नॉट ड्रंक, कि वो दारूड़ा नहीं है। ठीक है जी, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? प्रेडिकेटिव फॉर्म। और वो जो मैंने जैकी चैन की मूवी बताई आपको, द ड्रंकन मास्टर, वो मास्टर से पहले आया ड्रंकन, वो एट्रीब्यूटिव फॉर्म में यूज हो गया। तो वो है ना, यूसेज पर फर्क पड़ता है कि चीज को आप यूज किस तरह से कर रहे हो, तब उसका क्या फ्लेवर आएगा। ठीक है, मतलब वर्ब के अंदर ऐसा कुछ है, ये याद रखनी है आपको चीजें बस। सबसे आसान सब्जेक्ट है इंग्लिश, अगर अपने ढंग से पढ़े ना इसको, कि बस सिर्फ 10-15 मिनट जाके रिवीजन कर लो आप, और अगले दिन आके 10-15 मिनट डाउट पूछ लो, तो ये आपके वो लिस्ट में एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा कि मुझे ये भी आता है। अदरवाइज ये नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ आया यहां तक? कोई डाउट इसमें? खैर, एक अपने ना लास्ट इसका जेरेंड का एक यूज देख लेते हैं। जैसे मैं 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूं, आप बताना इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्लीज एक्सक्यूज मी कमिंग लेट। द मैकेनिक advised me for a thoroughly cleaning of my bike. The teacher denied Ram going early. ये तीन बिल्कुल ही सिंपल से सेंटेंस है, आपने बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, अपने हिसाब से जैसे आपको आंसर लगे वैसे। फिर अपने चर्चा तो करेंगे इस पे। डिनाई के साथ टू को जच रहा है? बिल्कुल सही है।
फोर जैसे मान लो अपने ना लगाएं, एक और आंसर इसका थोड़ा सा और बढ़िया फ्लेवर में। देखो ये जो यहाँ पर कमिंग है और जो क्लीनिंग है और जो गोइंग है, वो मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? दोनों ही नहीं है, वो जिरेंड है, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अरे टॉपिक ही जिरेंड चल रहा है, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ड है अपने पास में एक्सक्यूज और इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की स्पेशलिटी कौन बताता है, प्रोनाउन या एडवर्ब? एडजेक्टिव बताता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की स्पेशलिटी कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। तो यहां पर ये बनेगा, प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट, मेरा देरी से आना क्षमा करें। किसको एक्सक्यूज किया जाए, मेरा देरी से आना। तो एक्सक्यूज का ऑब्जेक्ट कौन हुआ, कमिंग, और ये जो कमिंग है एक्सक्यूज का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की स्पेशलिटी कौन बताएगा, एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म डायरेक्ट यूज करते हैं ना अपने, तो इसका एडजेक्टिव होता है हमेशा एक, ठीक है। नहीं ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर ये यहां तक होता ना, प्लीज एक्सक्यूज मी, ठीक है, मुझे क्षमा करें, प्लीज एक्सक्यूज मी कमिंग लेट, या फिर इसको आप ऐसे करो, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर कमिंग लेट, ठीक है, वो फॉर कमिंग लगा दो, वो सेंटेंस गलत नहीं है, वो भी कर सकते हैं अपने, ठीक है। इसके दो आंसर हैं। द मैकेनिक एडवाइज्ड मी फॉर अ थॉरोली क्लीनिंग ऑफ माई बाइक। थॉरोली का मतलब होता है कंप्लीटली, थॉरो कंप्लीट का सिनोनिम है, ठीक है। क्या गड़बड़ है इस सेंटेंस में, बिल्कुल ही साधारण सा प्रश्न है ये। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो फोर प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन किसके लिए यूज हुई है सेंटेंस में, ए के लिए या थॉरोली के लिए? ए या थॉरोली, कमिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट कौन है, फोर का क्लीनिंग है, और क्लीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या यूज करते हो, एडजेक्टिव के एडवर्ब, एडजेक्टिव, थॉरो आएगा इसके अंदर, कंप्लीट क्लीनिंग, ठीक है। अब आप ये देखो, आर्टिकल ए जो है वो हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आता है। आर्टिकल की बात करें किसी की भी, ये आ गया इस ऑब्जेक्ट के लिए, और ये ऑब्जेक्ट बना क्यों, इसकी वजह से। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी स्पेशलिटी कौन बताएगा, एडजेक्टिव, तो थॉरो आ जाएगा, यहां थॉरो आएगा, थॉरोली नहीं आएगा, ठीक है। पैसेजेस के अंदर ऐसे वो गड़बड़ कर देते हैं अपने लिखते हुए, जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर कई बार मैंने आपके वो एरर भी निकाली है इसमें, फिर आपको गुस्सा भी आता है कि ये क्या बात हुई, इसे कुछ नहीं आता, तो थोड़ा बहुत आता है मेरे को। तो ये जो थॉरो है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव किसके लिए आया, क्लीनिंग ऑब्जेक्ट के लिए आया, क्लीनिंग ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है ये, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट किसकी वजह से, फोर की वजह से। फोर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। ये लो, ये कहानी हो गई। अब ये भी बता दो, द टीचर डिनाइड राम गोइंग अर्ली, रामुड़े को जल्दी जाने के लिए मना करते, नहीं जाना, क्या आएगा इसमें, है? फिर रिफ्यूज करेंगे तो फिर टू गो करना पड़ेगा, सेंटेंस में कई सारा मॉडिफिकेशन आएगा। इससे बढ़िया आप एक काम करो ना, मना कर दिया राम का जल्दी जाना, द टीचर डिनाइड राम्स गोइंग अर्ली, ठीक है, राम के जल्दी जाने से टीचर ने मना कर दिया, नहीं जाना। डिनाई आएगा भाई यहाँ पर, डिनाई का मतलब होता है कोई प्रोसेस होने के बाद जब मना किया जाता है उसको डिनाई बोलते हैं। कोई प्रोसेस होने से पहले ही मना कर देते हैं तो उसको रिफ्यूज कहा जाता है ना। हाँ, अब ये पॉइंट देखते हैं अपने। डिनाई जो है ना, आप इसके बाद में दो तरीके की ही वर्ब यूज कर सकते हो, या तो आप डिनाई के बाद में ये लगाओ टू हैव V3, या फिर आप इसके बाद में आईएनजी लगाओ। जब डिनाई के साथ में आईएनजी लगाया जाता है ना, ये तब यूज किया जाता है कि कोई परमिशन जब अपने मांगते हैं ना किसी चीज की,
और उस परमिशन के लिए जब मना किया जाता है, मतलब ये पॉइंट तब आता है कि जब कोई पूछ रहा है और वो प्रोसेस चल रहा है अपना, ठीक है, तब वहां पर डिनाई वर्ड आता है। कि जैसे मान लो कि कोई छोटे बच्चे हैं और वो कह रहे हैं कि बाहर खेला हूं, तो डिनाइड ही इज प्लेइंग आउटसाइड, कि वो जो बाहर जो खेल रहा था उसको मना कर दिया। या तो डिनाई के साथ में टू हैव वी थ्री लगाएंगे कि प्रोसेस जो है वो एकदम कंप्लीट हो गया और उस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आपने फिर मना किया, तो उसके बाद तो आएगा डिनाई टू हैव वी थ्री। और अगर मान लो कोई ऑनगोइंग प्रोसेस है और आपने बीच में मना कर दिया कि नहीं भाई ये काम नहीं करना, इधर के इंग्लिश की क्लास में वो हिस्ट्री वाले नोट्स या इकोनॉमिक्स वाले नोट्स नहीं बनाने, स्कूल में ऐसा होता होगा, तो वहां पर वो डिनाई वर्ड आता है और डिनाई के साथ में जब ऑन गोइंग प्रोसेस होता है आपको आईएनजी लगाना होगा। तो ये दो ही वर्ब्स यूज होती है डिनाई के बाद में, या तो टू हैव वी थ्री या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब यहां पर हाँ जी, देखो रिफ्यूज में क्या फर्क आ जाता है। जैसे मैं ये कह दूं, एक तो वर्ड होता है नॉट टू एडमिट, एक होता है नॉट टू एक्सेप्ट। इन दोनों में क्या फर्क हुआ? कोई चीज एडमिट ना करना और कोई चीज एक्सेप्ट ना करना, दोनों में क्या फर्क होगा? पहले कौन सा, एडमिट पहले होता है कि एक्सेप्ट पहले होता है? देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकार करना। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? स्वीकार करना। इन दोनों स्वीकारने में क्या फर्क है? इन दोनों में ये फर्क है, एडमिट जो होता है ना, कि जैसे आपने वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखा ना, बीच में एक वो रील्स वगैरह चलने से पहले एक ट्रेंड आ जाता है, जैसे एक ही एक रील को लोग शेयर कर रहे थे, उसमें बीच में चला था एडमिटेड, एडमिटेड के अभी आप अपने अंगूठे से फोन को चला रहे हो, और ये इस तरह की बातें चलती थी उसमें, एडमिटेड वाला एक चला था। तो एडमिटेड का मतलब कि आपने कोई काम कर दिया है और उसके बाद उसको स्वीकार करना है। ठीक है, हाँ कोई कार्य हो गया उसके बाद आप स्वीकार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट जो होता है, जैसे कल को जब आप सरकारी अधिकारी लगोगे, जो कि निश्चित रूप से लगोगे, कोई पहले लगेगा कोई बाद में लगेगा लेकिन लगोगे, तो उसके बाद आपको कोई रिश्वत देने की कोशिश करता है तो आप उसको एडमिट करने से मना करोगे या एक्सेप्ट करने से मना करोगे? एक्सेप्ट करने से मना करोगे आप। मतलब वो जो एक्सेप्ट वाला काम है वो बाद में होता है, और उसको एक्सेप्ट करना है नहीं एक्सेप्ट करना वो बाद वाली चीज है। हालांकि कईयों ने हाँ नहीं की है, तो वो एक्सेप्ट एक अलग चीज है, एक्सेप्ट बाद वाली बात होती है। और एडमिट जो होता है वो पहले कोई काम हो गया है उसको एडमिट करना। और ये वाला जो होता है ना एडमिट वाला, ये डिनाई के साथ में आता है। ठीक है, नॉट टू एडमिट ये डिनाई के साथ आता है। अब ये नॉट टू एडमिट डिनाई वाला जो है ना, ये या तो टू हैव वी थ्री होगा या फिर वो ऑन गोइंग प्रोसेस होगा। ठीक है, कोई काम जैसे जो चल रहा है आपने उसको मना कर दिया कि ये नहीं करना, ये बंद करो। जैसे मान लो कल को जब आप कोई अधिकारी लगते हो, आपके ऑफिस में गिफ्ट वगैरह आ रहे हैं, या फिर किसी ने कोई आयोजन कर लिया कि आज इधर पार्टी करेंगे अपने, और है ना गरीब बच्चों को खाना खिलाने के बहाने हम लोग थोड़े से पैसे हड़प लेंगे। तो ऐसा मान लो किसी ने कोई प्रोग्राम वहां स्टार्ट कर रखा है और आप आते ही वहां पर मना कर दोगे, नहीं ये ऐसे नहीं चलेगा, अमीर बच्चों को भी बुलाओ। ठीक है, तो वो डिनाई जो है ना वो आईएनजी के साथ भी आता है। जैसे मैंने वो लिखा था ना, एडमिट, अवॉइड, डिनाई, डिटेस्ट। तो ये डिनाई और डिटेस्ट जो होते हैं ना, ये ऑनगोइंग प्रोसेस को जब आप मना करते हो तब भी डिनाई का यूज होता है। और जब कोई प्रोसेस पूरा हो गया है उसको आप मना करते हो कि मैंने तो ये नहीं किया, तब भी डिनाई का यूज होता है। रिफ्यूज का मतलब जो होता है वो एक्सेप्ट का एंटोनिम आता है, वो कि आपने किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया उसको। और एक्सेप्ट जो वो बाद के लिए होता है। ठीक है, उसके लिए सिर्फ आपको रिफ्यूज का ही यूज करना है, बाद वाली चीज के लिए। साथ में चल रही चीज या फिर हो चुकी चीज के लिए क्या आएगा मना करने के लिए? डिनाई। और जो अभी होगा और आपने मना करना है उसको आप क्या करोगे? रिफ्यूज करोगे, है ना। जैसे अब मेरे एक दूर के मामा जी है, पता नहीं वीडियो मैडम देखते हैं कि नहीं देखते मेरे वाले, काश ना ही देखें। तो मेरे एक है ना मामा इन लॉ है, तो जब वो युवावस्था में थे तो अच्छी नौकरी थी, अच्छा बिजनेस था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो उनके जो भी रिश्ते आते थे तो वो डिनाई करते थे कि रिफ्यूज करते थे? रिफ्यूज, के वो रिश्ते से मना कर देते थे वो। ठीक है, तो अब जो लोग उनको मना कर रहे हैं, खैर,
वो अलग बात है, लेकिन वो उन्होंने डिनाई किया कि रिफ्यूज किया, रिफ्यूज किया। अगर मान लो वो ऐसे करते कि 4-5 ब्याह कर लेते, ठीक है, और उसके बाद मान लो वो मामी इन लोग घर पे आती और कहते ये मेरी लुगाई नहीं है, मेरी लुगाई नहीं है, ब्याह हुआ ही नहीं, अब वो क्या करते, वो डिनाई कर रहे थे। वो डिनाई और रिफ्यूज में ये फर्क है, ठीक है। होने वाली मामी और हो चुकी मामी, होने वाली के लिए क्या आता, रिफ्यूज, और हो चुकी के लिए डिनाई आता, ठीक है, याद रहेगा ये वाला, ठीक है। मान लो फेरे हो रहे होते, अब वो हो रही मामी के लिए मना करते तो भी डिनाई आता, ठीक है, वो हो रही मामी के लिए, तो वो तब भी डिनाई है, ही डिनाइड फेरे, जिसने फेरे से मना कर दिया। डाइड हुई तो क्या होता, हालांकि डाई तो अब उनके सिर पे हो रही है, उनकी एज आ गई है वाली, थोड़े दिनों में हो सकता है पोचा ही लग रहा होगा सिर पे। खैर ये वीडियो ये रिकॉर्ड तो नहीं कर दी सर आपने, कर दी क्या, चलो ठीक है, देखी जाएगी, फेरियां बोल देता हूँ कहीं में। ये वाला समझ आ गया ना। अच्छा अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बड़ा ही सिंपल सा है, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला, आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। माई टीचर सॉ विद माई क्लासमेट। अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। वो टीचर नहीं होते थे जिनको पूरी क्लास में एक ही व्यक्ति दिखता था बातें करते हुए, और कोई दिखते ही नहीं थे। माई टीचर सॉ माई कन्वर्सिंग विद माई फ्रेंड, माई टीचर सॉ मी कन्वर्सिंग with my friend, my conversation me conversation। कुछ एक ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत, आपको देखते पता लग जाएगा। बी ऑप्शन सही है कि कोई और, बी क्यों सही है, उसका कारण क्या है? डी ऑप्शन, देखो इतना मैं बता सकता हूं जो कि आपको काफी सहायता प्रदान होगी इस चीज को बताने के बाद। आंसर है ना वो इन चारों में से एक है, लेकिन कौन सा ये आपने बताना है। फोर्थ वाला, सेकंड वाला, देखो ये क्यों नहीं है माई कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग जो वर्ड है वो भी तो वर्ब से ही बना है ना, और जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म है वो नाउन का काम कर सकता है, तो क्या ये नाउन का काम नहीं कर रहा? और अगर ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगा तो उससे पहले एडजेक्टिव आएगा, यही तो पढ़ के आए हैं अभी हम लोग। कौन सा सही होगा? अच्छा अगर मैं इसकी जगह पे लगा दूं हर्ड, माई टीचर हर्ड माई कन्वर्जेशन, मी कन्वर्जिंग, माई कन्वर्जिंग, अरे ये भी सही है, ये हर्ड के लिए है ना, माई कन्वर्जिंग विद माई फ्रेंड, ये भी सही है, ठीक है, कि मेरी बातचीत तो उन्होंने सुन ली थी, ठीक है। और टीचर के लिए जो बोल रहे हो होगा बोंगड़ सा देखना, ऐसे वो उन्होंने सुन लिया, ठीक है। हालांकि ये एक सत्य घटना पर आधारित है, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसके अंदर है ना जो 100 वाला है, 100 वाला जो उसके लिए यही ऑप्शन ठीक है अपना, बी ऑप्शन जो आपने बताया ना सबने, यही ठीक है। क्या है कि ये सब चीजें ना, जैसे कल अपनी क्लास में बात हुई थी, किसी व्यक्ति ने कहा था कि सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि मिक्स होने दो इसको, आप इसको मिक्स होने वाली चीज को इग्नोर क्या क्या बोलते हैं इस पर, है ना, वो स्ट्रेस मत दो कि मिक्स हो रहा है और मैंने नहीं पढ़ना, मिक्स होने दो, ये ऐसे ही होगा, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस है, हर एक टॉपिक के अंदर आपको सेंटेंस पढ़ने हैं, और सेंटेंस किसी एक वर्ड से बनेगा नहीं कि मैं कह दूं कि नाउन के अंदर सिर्फ नाउन पढ़ने हैं, कि रामुड़ा शामुड़ा महेशिया हो गया सेंटेंस, 3 नाउन आ गए, ही शी इट ये बन गया सेंटेंस प्रोनाउन का, ऐसा तो नहीं है ना। तो सेंटेंस तो आएगा ही, सभी में आएगा। तो अब जैसे मैं इसकी बात करूं कि वर्ब के ऊपर देखो कितनी चीजें डिपेंड कर रही है। 100 मतलब देखना, व्यक्ति को देखा जाएगा या फिर कन्वर्सेशन को देखा जाएगा? व्यक्ति को, कन्वर्सेशन को तो सुना जाता है। अगर
हर्ड कर दिया तो एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी रेफरेंस बुक्स के अंदर इस आंसर को सही किया हुआ है 100 के साथ में, कि मेरे टीचर ने मेरी कन्वर्जेशन देख ली। कन्वर्जेशन देखे कि ये कौन है, ये कन्वर्जेशन है, इसको पीछे रखो वहां पर, ऐसे दिखती है कन्वर्जेशन कि ये क्या गिर गया, ये कन्वर्जेशन गिर गई मेरे, मैं लेके जा रहा हूं अभी वापस। ऐसे तो नहीं होगा। अगर 100 वर्ड लगाना है तो फिर वो चैट के लिए आता है, वर्ड चैट अलग से बना हुआ है कि उसने वो चैट देख ली कि सर को किसी ने गालियां दी हुई है और वो उसने देख ली कि है रे मैं तो किंतु पढ़ाऊं, तो वो उसको पता लग गया वहां पर। तो एक है ना, वर्ब के ऊपर डिपेंड करती है ये सब चीजें कि कौन सी वर्ब आप यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाने हैं। अब यहाँ पर ये 100 वर्ब है, कन्वर्जेशन दिखती थोड़ी ना, वो तो सुनी जाती है, वो व्यक्ति दिखेगा, ले भाई देख ले। माई टीचर सॉ मी कन्वर्सिंग विद माई फ्रेंड, मेरे टीचर ने मुझे बातचीत करते हुए देख लिया। फिर अब कोई बात नहीं, फिर वो कहीं और देख रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना, बी ऑप्शन इसका अपना सही आंसर है। हाँ, ये जेरेंड है यहाँ पर। क्या मैं ये लगा सकता हूं, माई टीचर सॉ माई कन्वर्जेशन? कन्वर्जेशन को देख सकता है क्या? नहीं देख, ये इसलिए गलत है भाई, कॉमन सेंस के हिसाब से आपको इसका आंसर लगाना था, जो कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, माई कन्वर्जेशन ये गलत हो जाएगा, मी कन्वर्जेशन तो है ही गलत, ये बापड़ा आया ही गलत होने के लिए था। ठीक है, और ये बुक्स के अंदर जिनमें सही है, वो बुक्स में वो मुझे लगता है बाद में फिर वो जब क्लासेस लगती है ना, फिर वो कहते हैं कि हाँ भाई छठा क्वेश्चन देख लो, उसमें मैंने आंसर गलत लगाया हुआ है, बी कर लेना। वो शायद उन्होंने इसलिए गलत किया होगा। ठीक है, लो भाई ये जिरिंड फिरिंड हो गया अपना। हाँ जी, हाँ हाँ, ये सही हो सकता है। ए ऑप्शन हर्ड में, सी ऑप्शन माई टीचर हर्ड माई, ये भी सही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही नाउन का काम कर रहे हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया और ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये तो उन्होंने कन्वर्सेशन सुन ली, मैं उस कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूं, और यहाँ पर कन्वर्सिंग मतलब कन्वर्सेशन करते हुए सुन लिया। ठीक है, दोनों सही है, बस ये डिपेंड कर रहा है कि ये वर्ब से आपने बनाया तो इसका मतलब वो हैपनिंग हो गया, ये काम हो रहा है, और ये उस जो काम हुआ है उसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ये भी सही है इसके अंदर, और ये भी सही है, और ये भी सही है, बस ये वाला गलत है क्योंकि ग्रामेटिकली गलत है। ए बी और सी तीनों सही है इसमें। ठीक है, वो काली और धोली भेड़ों वाली बात है इसके अंदर कि ये भेड़ें किसकी, कौन सी, काली के धोली? ये काली वाली ये मेरी है और धोली वो भी मेरी है। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन ये वाला ये भी सही है। अब दिक्कत आती है इस पे, ये भी सही है अगर वर्ब आई हर्ड। ठीक है, तब की बात है। लो भाई, नेक्स्ट है अपना पार्टिसिपल। सबसे बढ़िया टॉपिक है ये वाला, पार्टिसिपल। जब वर्ब जो है वो एडजेक्टिव का काम करे तो उसको अपने पार्टिसिपल कहते हैं। थोड़ा सा इसमें टेक्निकली ये बाकियों से अलग है थोड़ा सा, और बढ़िया बहुत है। इसके अंदर ग्रामर का भरपूर यूज होगा, तो आपके डाउट्स आएंगे निश्चित रूप से, और डाउट्स जरूर पूछना आप इसके अंदर। अगर आप नहीं पूछोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करे तो उसको पार्टिसिपल कहा जाता है। कितने टाइप के पार्टिसिपल होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, अच्छा इस बार फ्यूचर नहीं कहोगे क्या? परफेक्ट। ये होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि बाकी के दो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरे वाला थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देता है। ये थोड़ा अच्छा है तीसरे वाला। तो अभी अपने क्या करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल को कंपेयर करके पढ़ लेते हैं ताकि ये दोनों इकट्ठे नहीं पढ़ जाएं। फिर अपने परफेक्ट पार्टिसिपल और इनके जो दो अलग अलग और यूजेस है वो भी देख लेंगे। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल सा है। देखो ये पास्ट पार्टिसिपल है ना, सिर्फ एक यही पास्ट वाली ऐसी चीज है जब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। बाकी पास्ट का जब भी नाम आएगा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल के अंदर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, ये दोनों एडजेक्टिव का काम करते हैं। कैसे? अगर अपने ये लिखें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था एक ये वाला, ऑनगोइंग टॉपिक, बॉइलिंग वाटर,
और अपकमिंग मूवी, ये किस तरह के पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अगर अपने लिखे यहां पर, ये आपका फेवरेट फ्राइड राइस, बॉइल्ड वाटर, एक आपने सुना होगा स्पोकन इंग्लिश, रिटन डॉक्यूमेंट्स, लिमिटेड एडिशन, मिस्ड कॉल, एक आपने ये ऐसा देखा होगा जिसको हम इग्नोर करते हैं, फिक्स्ड प्राइस। ये सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब फर्क देख लेते हैं दोनों में, पहले थोड़ा समझ लेते हैं फिर आप नोट कर लेना। देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होता है ना, वो किसी नाउन पर जो एक्शन चल रहा है उसको अपने प्रेजेंट, मतलब जब उस नाउन की बात हो रही है और उस पर, जब उस नाउन पर चलते हुए एक्शन को साथ में रखते हैं और वो उस पर चलता हुआ एक्शन उसकी स्पेशलिटी होता है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे बॉइलिंग वाटर है, अब बॉइलिंग वाटर को आप चाहे पास्ट में यूज करो तो वाटर कैसा होगा? बॉइलिंग ही रहेगा ना, पास्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उस पर, कि वो बॉइलिंग वाटर इसका मतलब उबलता हुआ पानी। ठीक है, और बॉइल्ड वाटर का मतलब क्या हुआ? उबला हुआ पानी। तो रोगी को कैसा पानी पिलाया जाता है? बॉइल्ड वाटर पिलाया जाता है। बॉइलिंग नहीं, रोगी बनाना नहीं है, उसको सही करना है। ऑनगोइंग टॉपिक का मतलब कि जो टॉपिक चल रहा है अभी, जो प्रोसेस में है, उसको अपने ऑनगोइंग टॉपिक बोलते हैं। अपकमिंग मूवी, ये आपने सुना होगा ऐसा कि अभी कोई अपकमिंग मूवी कोई बढ़िया आने वाली हो, तो पता नहीं कौन सी है ये, कोई बढ़िया नहीं आ रही अभी, तो जितनी आनी थी आ ली वो। ठीक है, तो खैर वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर देख लो, जो एक्शन पूरा हो चुका एक्शन जब स्पेशलिटी होता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, पूरा हो चुका एक्शन जब स्पेशलिटी बने तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे लिमिटेड एडिशन, एडिशन को लिमिटेड कर दिया, अब और एडिशन नहीं आ रहे तो वो लिमिटेड एडिशन हो गया। मिस्ड कॉल, मिस कॉल नहीं होता भाई, मिस्ड कॉल होता है, क्योंकि अगर मिस कॉल है तो कोई मिस्टर कॉल भी होगा। मिस्ड कॉल होता है ऐसी कॉल जो मिस हो गई है, कि ठीक, और ये तो मिस हो गई कॉल, दोबारा के दोबारा दूसरा तू कर ले। फ्राइड राइस, कैसे राइस खाना पसंद करते हैं अपने? फ्राइंग के फ्राइड, फ्राइड भाई, फ्राइंग थोड़ी ना खाएंगे, कढ़ाई में थोड़ी बैठ जाएंगे अपने। फिक्स्ड प्राइस, निश्चित है, जो फिक्स है, जो प्राइस जिस पर अपने ध्यान ही नहीं देते कि तो चलो कुछ तो कर दो कम, कुछ तो कम कर दो, या कपड़े ले जाते कुछ तो लेस कर दो, वो 1.5 मीटर का 1 मीटर कर देगा, कर दिया लेस, ले जा। बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी। स्पोकन इंग्लिश, ऐसे इंग्लिश जो बोलनी आ जाए। अब इस चीज के अंदर आप देखोगे कितना बढ़िया तरीके से इस कोर्स का नाम रखा गया कि हमारे पास स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लो। वैसे तो स्पोकन वर्ड तब आएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा एक्शन, जब इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, स्पीक नहीं आ जाएगी, तब उसको अपने स्पोकन कहेंगे। लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया कि स्पोकन इंग्लिश के लिए भाई हमारे पास आए हो तो आपको बोलनी आ गई है। डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे? रिटन। जैसे कई बार आपने स्कूल में ऐसा सुना होगा कि ये बात आप मुझे राइटिंग में दोगे, एरर है वहां पर, रिटन में दोगे मतलब लिखित रूप में दोगे वो। ठीक है, वो रिटन वर्ड आएगा, राइटिंग नहीं आएगा इधर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि वर्ब पर डिपेंड करता है। जैसे अब ये किस तरह की वर्ब्स है? दो वर्ब होती है, एक होती है एक्शन, एक वर्ब जो एक्शन दिखाई देता है आपको, वो कार्य करते हुए व्यक्ति आपको दिखता है। एक होता है वर्ब ओपिनियन वाली। ओपिनियन का मतलब कि आपको महसूस होता है। ठीक है, जैसे उबलता हुआ पानी दिखेगा कि महसूस होगा? दिखेगा भाई, महसूस थोड़ी करना है इसको, और ये उबल रहा था क्या, ऐसे महसूस थोड़ी करना है इसको। ठीक है, ऑन गोइंग टॉपिक जो चल रहा है वो दिख ही रहा है अपने को, महसूस थोड़ी, तो मुझे लग रहा है कि वर्ब चल रहा है, कि कैसे महसूस हुआ, बस ओपिनियन। अपकमिंग मूवी, वो अपने को पता है भाई वो अपकमिंग मूवी है, आने वाली मूवी है, और ये सारे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर है ये भी अपने को दिखती है चीजें, है ना। महसूस थोड़ी ना होता है कि इस बंदे की बात समझ नहीं आ रही, जरूर इंग्लिश स्पीक रहा होगा तो वो स्पोकन इंग्लिश होगी, ऐसा तो नहीं है, पता लगता है भाई वो तो एक्शन का अपने को। अब दूसरा जो इसके अंदर आता है ना पॉइंट, वो देखो आप, ये लिख लिया आगे,
लिख लिया ये वाला, या वैसे करके बढ़ने तो अगला बताओ यार। कुछ वर्ब्स होती हैं जो आपको ओपिनियन बताती हैं, जिसके अंदर वर्ब है जैसे इंटरेस्ट, एक होता है ये बोर होना, ठीक है, एक होता है सरप्राइज, एक जैसे होता है अमेज। इन वर्ब्स के साथ में आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या फर्क आता है वो देखते हैं अपने। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं, बोरिंग टीचर, ये पहले बताया हुआ है क्या? हाँ, एडजेक्टिव में बताया था ना, मैंने कहा था कि दोबारा वर्ब में पढ़ेंगे तब आप मेरे को बताना। बोर्ड टीचर, एक होता है जैसे मैं लिख दूं इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक अपने लिखे इंटरेस्टेड टॉपिक, एक ही होता है सरप्राइजिंग टेस्ट, एक होता है सरप्राइज टेस्ट, एक सरप्राइज्ड टेस्ट, सरप्राइज्ड स्टूडेंट्स, अमेजिंग आर्ट, अमेज्ड आर्ट। इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है आपने। आपने मूवी देखी है दी अमेजिंग स्पाइडरमैन? देखी होगी, 2 पार्ट आए थे बेचारे के। इनमें से कुछ सही है कुछ गलत है, मैं ये बोलने वाला था, आपने बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो आंसर बताएगा कारण भी बताना होगा। ओपिनियन भी होता है ना, वो जब आईएनजी फॉर्म में आएगा तो जिसके लिए आपने आईएनजी फॉर्म यूज करी है ना, जैसे मान लो मैंने यहां पर ये टीचर के लिए यूज किया, तो ये जब आईएनजी फॉर्म में ओपिनियन आता है ना तो वो दूसरों का ओपिनियन होता है। ये पॉइंट समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये जो, अरे क्या हो गया, ये जो आईएनजी फॉर्म होती है ना, आईएनजी फॉर्म जब आप ओपिनियन के लिए यूज करते हो तो वो नाउन के लिए यूज होता है, मतलब उस व्यक्ति या उस नाउन के लिए दूसरों का ओपिनियन होता है, ठीक है। जैसे यहां कहा गया बोरिंग टीचर, ऐसा कहते सब ने एकदम से बोर्ड को छोड़ के मेरी तरफ देखा, ठीक है। तो अब ये टीचर का ओपिनियन है या दूसरों का ओपिनियन है? दूसरों का। और अगर मैं इसी को थर्ड फॉर्म में यूज करूं तो जिसके लिए यूज हुआ है ना वो थर्ड फॉर्म में, वो उसका खुद का ओपिनियन होता है। बोर्ड टीचर का मतलब क्या हुआ? जो टीचर खुद बोर हो गया कि सुबह लगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करने, शाम तक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही कर रहे हैं, फिर जैसे ही कोई टावर घर में घूम रहे कि ये ऑब्जेक्ट किसका है, कह रहे हैं ढंग से बोल ले, तो वो बोर हो गया वो व्यक्ति, ठीक है। बोर्ड टीचर का मतलब क्या हुआ? वो बोर्ड किसका ओपिनियन है? उस नाउन का, उस टीचर का खुद का, ठीक है। ये उसका खुद का ओपिनियन है, ये दूसरों का ओपिनियन है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे एक बार पूछा था कि क्या इंटरेस्टिंग फैन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, फैन इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए तो है ही। मैंने बताया था कि जैसे और पेट वालों के लिए फैन बड़ा इंटरेस्टिंग एक वर्ड था, तो उन्होंने फिर एक पंखा बनाया जो मिट्टी नहीं पकड़ता, मिट्टी पकड़ दे तो वो छोड़ता नहीं है। फिर वो ल्यूमिनस वालों ने एक फैन बनाया जिसके अंदर एलईडी लगी हुई है, उसकी बहुत घटिया सी ऐड बनाई थी जिसमें सचिन भी आ गया था। वो एक लड़का होता है वो फैन में एलईडी करता रहता है, जिसको ऐड को अपने देखते हटा लेते हैं। तो वो फैन उनके लिए इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन क्या वो फैन इंटरेस्टेड हो सकता है? कि जैसे अभी धुंध पड़ रही थी और फैन इंटरेस्टेड हो घूमने में, बिना स्विच ऑन के वो घूम गया, क्यों? फैन इंटरेस्टेड है, ऐसा तो नहीं। या फिर फैन बोर हो गया, एसी बोर हो गया जून में, चलते चलते बंद हो गया, 2 मिनट तंग ना कर तुम, एसी से आवाज है जाने, तो वो ऐसा हो सकता है क्या? वो इंटरेस्टेड या बोर्ड है? नहीं हो सकता। टॉपिक हुआ है कभी कि ऐसा टॉपिक इंटरेस्टिंग हो? बिल्कुल हुआ है। ये दूसरों का ओपिनियन है टॉपिक पर। जैसे मैं कह दूं कि वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो अलग बात है कि अभी आएगा इंटरेस्ट, अभी आएगा, जिस दिन खत्म होगा ना इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्टेड टॉपिक,
टॉपिक इंटरेस्ट लेगा कभी कि आज मैं आऊंगा सबके समझ में, आज घर पे लड़ाई नहीं हुई मेरी, तो ये वाला जो है वो गलत हो गया। अच्छा, सरप्राइजिंग टेस्ट और सरप्राइज टेस्ट में क्या फर्क है? सरप्राइजिंग टेस्ट और सरप्राइज टेस्ट, देखो ये तो है ना, सरप्राइज टेस्ट जो है ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन है सरप्राइज टेस्ट। दो नाउन आ गए ना, सरप्राइज और टेस्ट, कि सरप्राइज क्या है, टेस्ट है, तो सरप्राइज टेस्ट हो गया, ठीक है। सरप्राइजिंग टेस्ट का मतलब क्या होगा कि उस टेस्ट का नेचर कैसा था, सर बड़ा ही सरप्राइजिंग टेस्ट था, 12 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन था, 13 नंबर था ही नहीं, मान लो ऐसा कभी हुआ हो, और अरे मान लो ऐसे, तो वो सरप्राइजिंग उसके अंदर कुछ अपीयरेंस हुई इस तरह की, ये क्या हुआ अचानक से कि इंग्लिश मीडियम वालों को पेपर हिंदी में मिल गया, उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी ये, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में मिल गया कि उनके लिए सरप्राइजिंग चीज थी, जो ऐसे ही घूम रहा था उसको दोनों में मिल गया, उसके लिए भी सरप्राइजिंग थी ये चीज, कि ये क्या है भाई, मेरे को दोनों ही नहीं आ रही है, सरप्राइजिंग हो गया ये। और ये कंपाउंड नाउन। सरप्राइज्ड टेस्ट हो सकता है, टेस्ट सरप्राइज हो गया, अरे ये मैं कहां आ गया, ऐसे तो नहीं है। सरप्राइज्ड स्टूडेंट्स यूजुअली टेस्ट खोलते ही तो अरे ये सिलेबस में था। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ इसमें, एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ, उसमें ना वो स्टूडेंट सरप्राइज नहीं हुआ था, वो जो टीचर था ना वो सरप्राइज हो गया था। ये बात होगी शायद 2004 की होगी, ठीक है, लगभग 20 साल हो गए। चलो वो मैं ही था स्टूडेंट, मैंने 12वीं क्लास में बहुत भयंकर मेहनत की थी, मैं बहुत पढ़ा था, मेरे जैसे नॉन मेडिकल थी तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इवन इंग्लिश की भी मैं ट्यूशन लग गया था। स्कूल के बाद में वो ट्यूशन पे ही घूमते रह जाते थे हम लोग, रात को 8:30-9 बजे घर पहुंचते थे घर वालों के हिसाब से। तो उसके बाद मतलब इतनी मेहनत की, इतनी भयंकर मेहनत की, मैं खूब पढ़ा, और है ना उसके बाद मेरे दोस्त ने बताया कि तेरा नाम कट रहा है स्कूल से, मैं इतना पढ़ता था। मैंने कहा है क्यों, क्या तू आ नहीं रहा? मैंने कहा अच्छा मैं आ जाऊंगा, फिर हफ्ते गया, फिर उसके बाद वापस से वो नाम नूम बच गया। करते करते एक दिन ऐसा आया कि एग्जाम आ गया, ठीक है, एग्जाम देने गया तो 11वीं में, खैर मैं सच में पढ़ा था, जब एग्जाम देने गया तो हमारा जो रोल नंबर जो होता था ना, डीएवी स्कूल में आता था एसडी वालों का, तो उसमें ना डीएवी में उन्होंने क्या किया, एक बार उनके पास रूम्स की शॉर्टेज थी तो उन्होंने साथ में उनको बिठा दिया, एक बेंच पे 2 जने बैठे थे, एक एग्रीकल्चर वाले थे और एक हम लोग थे नॉन मेडिकल वाले। तो उन्होंने वो टेस्ट कॉपीज वगैरह बांट दी और मैंने लिखना शुरू कर दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर था, तो मैंने उसके अंदर सारे जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने वो बेंजीन फुलरिन बना के और कैसे ना कैसे करके गायों में होने वाले रोग और खुर में कौन सा रोग होता है, जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया। गायों के जो प्रकार थे और कृषि के जो प्रकार, वो सारे लिख दिए मैंने। पौने घंटे बाद वो टीचर है कि अरे 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 सॉरी सॉरी, ये पिछले 3 जने जो बैठे, मैंने गलती से एग्रीकल्चर का पेपर दे दिया। तो मैं ऐसे देखता रहा, है केमिस्ट्री में ये नहीं होता क्या? तो उन्होंने वो टेस्ट वापस लिया फिर, और उन्होंने मेरी कॉपी देखी, मैंने लगभग 13 पेज भर रखे थे। तो वो टीचर जो था वो क्या हो गया, सरप्राइज्ड। तो अब मैं ये और बता दूं, मैं पास हुआ था, मैं उसमें पास हो गया था, और जिसमें मैं खूब अच्छे से पढ़ के गया था उसमें ग्रेस लगी थी। मैंने कहा ठीक है भाई, अपनी एजुकेशन सिस्टम महान है, बहुत बढ़िया है, ये चल रहा है, इसीलिए तो हम लोग बहुत बढ़िया इंजीनियर बने। खैर, अमेजिंग आर्ट होता है भाई, कोई आर्ट है बहुत बढ़िया है। अब जैसे अपने राम मंदिर बना तो उसके अंदर जो आर्ट और जो जितनी भी जो चीजें जो बनी है बहुत शानदार भयंकर रूप से बनाई, उसके अंदर बता रहे कि सीमेंट नहीं लगी, वो पत्थरों को आपस में जोड़ा गया वगैरह वगैरह, ये अमेजिंग है। अमेज्ड आर्ट, आर्ट खुद हैरान हो जाए कि ये मैं हूं, मैं ऐसे हूं, नहीं है भाई। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब ओपिनियन के अंदर होगी तो नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं हो सकता, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिविंग्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आईएनजी फॉर्म को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज आप कर सकते हो, ठीक है। किसको? वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब ओपिनियन में आए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ओपिनियन में आए तो आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज कर सकते हो इस एडजेक्टिव को। लेकिन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए ओपिनियन के अंदर तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज नहीं कर सकते नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। ये कहानी आई समझ?
कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो फिर कल इसको अपने खत्म कर देते हैं टॉपिक को। इसलिए नहीं कि डाउट नहीं है, प्रीलिम्स वाला। अच्छा, नहीं नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन नहीं होता, वो एडजेक्टिव। हाँ तो इंग्लिश हो गया सब्जेक्ट, स्पोकन एडजेक्टिव है उसका। यही वाला था क्या? ये वाला? ये वाला इसको एडजेक्टिव की तरह बना दिया। फोटो नहीं, मेरी तो क्यों खींचनी है, मेरी तो इसने खींचनी थी खींच ली। अब तो हमारा टाबर है 6 साल का, ठीक है। राम्स गोइंग अर्ली इसलिए बना दिया, यहां पर ये जो गोइंग है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। आप अगर किसी नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे तो ये पोजेसिव केस का नाउन जो होता है ना, वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। हालांकि इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक तो ये एडजेक्टिव भी बन सकता है, और ये एक जैसे पोजेसिव केस का जो प्रोनाउन होता है ना, उसके जैसा भी इसका गुण होता है। तो यहां पर गोइंग जो है ना, वो ऑब्जेक्ट है। आप देखो कितना घपला है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, वो ऑब्जेक्ट है, जबकि नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो वो एडजेक्टिव है। नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है और वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये पॉइंट है इसके अंदर। इस सेंटेंस के अंदर ऐसे क्यों लगाया? बस वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द टीचर डिनाइड गोइंग अर्ली, उन्होंने जल्दी जाने से मना कर दिया। अब अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, टीचर, फिर यही पॉइंट है ना, किसका जल्दी जाना? राम का जल्दी जाना। अब देखो अगर आप यहां पर राम ये वर्ड नहीं लगाओगे ना, तो पता है ये जो गोइंग है इसका सब्जेक्ट कौन बन जाएगा? लेकिन हमें इसका सब्जेक्ट कोई और देना था, और इसका सब्जेक्ट कौन है? ये मैंने आपको बताया था, एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई एक वर्ड अगर आप लगा देते हो किसी इन्फिनिटिव या जिरेंट से पहले, तो उसका डूअर वो हो जाता है। जरूरत ही नहीं है, प्रीपोजिशन क्यों यूज करनी है जब इसके बाद में इसका जिरेंट आ ही रहा है। वो है ना, मैंने आपको बताया था, डिनाई डिटेस्ट, डिनाई वर्ड है उसके अंदर, उनके बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। शाम को क्लास नहीं लगती अब यही होगी। 1 मिनट।